हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम प्रोग्रामिंग इन सी क्या करेंगे। चैप्टर थर्ड डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स शुरू करते हैं। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ डाटा, नेम से ही पता चल रहा है। टाइप्स ऑफ डाटा मतलब कुछ वैल्यूज़ होंगी, डाटा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको समझने के लिए डिफ़िकल्टी बहुत होती है स्टूडेंट्स को, तो आज हम कुछ एग्जांपल लेके उसके साथ समझेंगे, ठीक है ना। आप डाटा टाइप को एज अ वर्ड लेके चलो कि मतलब होल वर्ल्ड है ये, ठीक है ना। उसके बाद डाटा टाइप्स में कई सारे डाटा टाइप होंगे। देखो, परमिटिव डाटा टाइप्स हैं, उसके अंदर कितने सारे डाटा टाइप हैं? इंटीजर, करैक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डबल, वॉइड। अब इन डाटा टाइप को आप लेके चलो फैमिलीज, ठीक है। डाटा टाइप्स को क्या लेके चलना है? वर्ल्ड, और डाटा टाइप को फैमिलीज़। अब फैमिलीज़ में कुछ मेंबर्स होते हैं, हम उसको लेके चलेंगे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की, मेंबर्स की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स की क्या होती है? अपनी अपनी एक वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो डाटा टाइप को देखते हैं। A data type is defined as a finite set of values। डाटा टाइप पे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कुछ वैल्यूज़ होती है। एज अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ अलोंग विद अ सेट ऑफ रूल, कुछ रूल्स के साथ। फॉर परमिसिबल ऑपरेशन एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी। किस लिए रूल्स होते हैं? ताकि हम उस पर जो ऑपरेशन एप्लीकेबल है हम उसको परमिट कर सके, अलो कर सके कंप्यूटर हमें, ठीक है ना। तो परमिटिव डाटा टाइप क्या है हम पे? इंटीजर, करैक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डबल और वॉइड, ये 5 है। ड्राइव डाटा टाइप, ड्राइव डाटा, ड्राइव से मतलब जो डाटा टाइप हमें फंडामेंटल डाटा टाइप से लिया गया हो। देखो, फंडामेंटल कौन सा है? परमिटिव। मतलब फंडामेंटल डाटा टाइप से जो ड्राइव हुआ हो डाटा टाइप, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शंस, पॉइंटर। मतलब ड्राइव डाटा टाइप किससे ही बनना है? परमिटिव डाटा टाइप से, ठीक है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है? टाइप डेफ और एनम। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली फंडामेंटल डाटा टाइप एंड यूजर्स डिफाइंड डाटा टाइप। जो देखो, हम परमिटिव डाटा टाइप करेंगे और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे ड्राइव डाटा टाइप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। परमिटिव डाटा टाइप में सबसे पहला क्या है? इंटीजर। इंटीजर आर द मोस्ट कॉमन यूज डाटा टाइप इन सी। सबसे ज़्यादा जो डाटा टाइप है वो कौन सा यूज़ होता है? इंटीजर। इंटीजर आर यूज फॉर ऑल एल्गोरिथम एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो इंटीजर है वो किस लिए यूज़ होते हैं? एल्गोरिथम एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। इंटीजर्स देखो, हमारे एग्जांपल है हम पे INT, जो कि मतलब इंटीजर को बताता है, और XYZ W ये सभी क्या है? उसके वेरिएबल्स। और W इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, मतलब हमने एक वेरिएबल की क्या वैल्यू दी है? W की 10 दी हुई है, ठीक है ना। वही है इंटीजर हमारा क्या है यहाँ पे? डाटा टाइप मतलब फैमिली, उसके पास कई सारे मेंबर्स होंगे, वेरिएबल मतलब XYZ W, और उन सब की अपनी अपनी एक वैल्यू होगी। यहाँ पे किसकी वैल्यू दिखाई गई है? W इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल XYZ। ये इंटीजर वेरिएबल्स थे ना, XYZ एंड W, ठीक है ना। जो हमने पीछे स्टेटमेंट्स देखी है, दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल्स XYZ एंड W विच कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वेरिएबल क्या करेंगे? स्टोर कर सकते हैं इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। द इंटीजर वेरिएबल्स कैन बी इनिशलाइज्ड। इनिशलाइज मतलब उनको वैल्यू असाइन करना। एट द डिक्लेरेशन टाइम, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि x मान लो, y मान लो, जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हम इंटीजर वेरिएबल्स की इनिशलाइजेशन भी कर सकते हैं। मतलब इनिशलाइज उनको वैल्यूज़ देना, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं। इसमें देखो, थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या दिखाया हुआ है कि जो हमारा इंटीजर वेरिएबल W है उसको इंटीजर वैल्यू क्या दी गई है? 10। द थर्ड स्टेटमेंट इनिशलाइज द इंटीजर वैल्यू W टू वैल्यू 10। इनिशलाइज मतलब वैल्यू दी गई है द इंटीजर वेरिएबल W को टू वैल्यू 10 दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? करैक्टर, जिसके अंदर हमने क्या लिया है? चार। द टाइप 4 इज़ यूज टू स्टोर आ सिंगल करैक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो 4 है वो किस लिए यूज़ होता है? एक सिंगल करैक्टर
स्टोर करने के लिए। चार इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द डाटा टाइप, जो चार है वो एक्चुअल नेम है डाटा टाइप का, एंड मस्ट बी रिटन एज सच इन द डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के टाइम पे ये यूज़ होना चाहिए। जैसे इंट INT यूज़ हुआ था, यहाँ पर भी चार यूज़ होना चाहिए, CHAR, ठीक है। द वर्ड करेक्टर कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, जो वर्ड करेक्टर है वो सब्सटीट्यूटेड मतलब चेंज नहीं हो सकता। द वेरिएबल ऑफ चार टाइप कैन बी इनिशियलाइज बाय, देखो वेरिएबल है चार टाइप का, जो चार टाइप है मतलब करेक्टर जो है उसके वेरिएबल्स होंगे। अब उसको हम वेरिएबल्स हो गए, अब उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैन बी इनिशियलाइज बाय इनक्लोजिंग अ सिंगल करेक्टर, इनक्लोजिंग मतलब ब्रैकेट में इनक्लोज करके, ब्रैकेट में नहीं विद इन सिंगल क्वार्ट्स में, सिंगल क्वार्ट में बंद करके हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। देखो दिया हुआ है चार CDE और नेम, ये सारे क्या वेरिएबल, और नेम को हमने क्या किया हुआ है सिंगल क्वार्ट्स में बंद किया हुआ इसकी वैल्यू को, इसलिए हम किसी भी इसके अंदर वेरिएबल को अगर वैल्यू देनी है तो हम उसके अंदर सिंगल क्वार्ट्स के अंदर देंगे। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर करेक्टर वेरिएबल CDE एंड नेम, जो हमारे ऊपर दी हुई स्टेटमेंट, इसमें कौन कौन से करेक्टर वेरिएबल्स हैं CDE एंड नेम, विच कैन स्टोर अ सिंगल करेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सिंगल करेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकती है। द करेक्टर वेरिएबल कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज, जो करेक्टर वेरिएबल्स हैं हम उनकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं एट द डिक्लेरेशन टाइम, डिक्लेरेशन टाइम के। डिक्लेयर किसको कर सकते हैं हम, वेरिएबल्स को, उसी टाइम हम इसको वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इनिशियलाइज द करेक्टर, जो हम थर्ड स्टेटमेंट देखें तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, हम क्या कर रहे हैं नेम वेरिएबल, करेक्टर वेरिएबल नेम को हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इनिशियलाइज द करेक्टर वेरिएबल नेम टू करेक्टर n से दे रहे हैं, ठीक है ना, n दे रहे हैं उसको वैल्यू। नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर नंबर हैविंग अ डेसिमल पॉइंट, जिसके पास डेसिमल पॉइंट होता है। द कंपाइलर डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड इंटीजर बिकॉज दे आर स्टोर डिफरेंटली इन द कंप्यूटर, जो कंपाइलर है इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है क्योंकि ये डिफरेंटली स्टोर होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैव अ ग्रेटर रेंज, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे क्या होती है, ग्रेटर रेंज होती है, कैन एक्सप्रेस डेसिमल नंबर, और ये डेसिमल नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर समटाइम रेफर टू एज रियल नंबर, इसलिए इनको रियल नंबर की तरह भी रेफ़र किया जा सकता है। सम एग्जाम्पल आर 10.575 -900.18 and 126.9. The major difference between integer and floating point number can be summed up as follow. हम नीचे अभी सभी डिफरेंस देखेंगे इनके बीच में, ठीक है। इंटीजर इंक्लूडिंग ओनली होल नंबर, वाइल रियल नंबर कैन बी आइदर होल और फ्रैक्शनल। जो इंटीजर्स हैं वो सिर्फ होल नंबर होते हैं, बल्कि जो रियल्स नंबर होते हैं उसके अंदर होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट उसमें आ सकता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन रिप्रेजेंट अ मच बॉर्डर रेंज ऑफ नंबर, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इनकी जो नंबर्स रेंज होती है वो बहुत बड़ी होती है। देयर रेंज डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर यूजली स्लोअर इन एग्जीक्यूशन, जो अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पे लगाएं तो उनके अंदर जो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है, जब हम मतलब एग्जीक्यूट करते हैं अपना ऑपरेशन तो उसके अंदर बहुत टाइम लगता है, स्लो होता है मतलब, एंड ऑफन ऑक्यूपाई मोर मेमोरी दैन इंटीजर ऑपरेशन, और इंटीजर ऑपरेशन से ज़्यादा मेमोरी ये कवर करता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सम टाइम कैन लीड टू लॉस ऑफ मैथमेटिकल प्रेसिशन मतलब वो होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन ये जो मैथमेटिकल प्रेसिशन है उसके अंदर लॉस लीड करता है, ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सम टाइम कैन लीड टू लॉस ऑफ मैथमेटिकल प्रेसिशन, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में यहाँ पे क्या आ जाती है, फ्लक्चुएशन आ जाती है, लॉस हो जाता है प्रेसिशन, ठीक है ना। द रिजल्ट में बी स्लाइटली राउंड ऑफ में आता है, मतलब पॉइंट समथिंग, वेयर एज इंटीजर आर ऑलवेज एग्जैक्ट, बल्कि जो इंटीजर होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं। बोथ आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट, जो दोनों हैं फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर वो डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होते हैं।
इंटरनली इंटीजर्स आर स्टोर्ड एज ऑर्डनरी बाइनरी नंबर्स, जो इंटीजर है एज अ नंबर स्टोर होते हैं, वाइल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर स्टोर्ड इनटू 2 पार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2 पार्ट्स में स्टोर होते हैं। हमने पीछे देखा था, पिछली वीडियोज़ में देखा था, फ्रैक्शनल पार्ट एंड एन एक्सपोनेंट पार्ट। देखो आप, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये भी समझ नहीं आएगी। मैं आपको इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है ना, और आई बटन पे भी दे दूँगी, ठीक है। आप दोनों क्लिक करके पहले वो वीडियोस देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगी, ठीक है ना। क्योंकि पिछली वीडियो में हमें पता था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट। बोथ पार्ट्स आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, और दोनों पार्ट कैसे स्टोर होते हैं, एज अ बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है, 0 1 0 1, ठीक है ना, ये होती है 0 1 की होती है फॉर्म। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर ऑल्सो एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। जो एक्सपोनेंट पॉइंट होता है वो कैसे एक्सप्रेस होता है, साइंटिफिक नोटेशन के जैसे। साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है इसकी, जब हम इसके अंदर एक्सपोनेंट ई यूज़ करें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन 987.65 E4 रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यही साइंटिफिक नोटेशन होती है, ठीक है। इट रेफर टू नंबर ऑर्डनरी रिटन एज 987.65 इंटू 10⁻⁴। अगर हम इसको रेफ़र करें, इसकी वैल्यू देखें 987.65 E4, तो इसका मतलब क्या होगा, 987.65 इंटू 10⁻⁴, विच इज़ इक्विलेंट टू नंबर, किससे इक्वल हो जाएगा ये, 98.76500। क्योंकि अगर हम 65 अगर इसका हम सोल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 98.76500। Although we have used traditional comma, the number in C must not include। देखो हमने अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमने कोमाज यूज़ किया है, जो कि C में अलाउड नहीं है। द लेटर E, जो एक्सपोनेंट का E है, वो किससे रेफ़र होता है, स्टैंड फॉर द वर्ड एक्सपोनेंट से लिया गया है, ठीक है ना। द एक्सपोनेंट इज़ द होल नंबर फॉलोइंग द लेटर E। जो E के बाद जो नंबर आता है वो होल नंबर होता है, मतलब उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। एंड द पार्ट ऑफ द नंबर बिफोर द E इज़ कॉल्ड द मेंटिसा। लेकिन जो E के पहले लेफ्ट साइड में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटिसा। द नंबर 987.65 E4 is interpreted as 987.65 टाइम 10⁴ पावर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन दिस केस द एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव। इस केस में अगर हम देखें एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि E4 लिखा जा रहा है, 4 क्या पॉजिटिव नंबर है। सो टू राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके अंदर जिसके अंदर कोई एक्सपोनेंट पार्ट नहीं होता, बल्कि जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है उससे लेफ्ट साइड में हमारे पास वैल्यूज़ होती है, ठीक है ना। तो राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेस टू द राइट गिविंग द नंबर एज। उसको सोल्व करके हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। मतलब उसमें एक्सपोनेंट जो E हमें हटा देनी है और उसको सोल्व करके लिखना है, उसको क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे उसकी। साइंटिफिक नोटेशन इज़ कन्वेंट फॉर एक्सप्रेसिंग स्मॉल नंबर ऑल्सो। जो सिग्निफिकेंट नोटेशन होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है, वो स्मॉल नंबर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले, क्योंकि उसके अंदर 0 भी एज अ नंबर माना जाता है कि तो देखो डेसिमल के बाद 0 मतलब कोई नंबर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 0 है, तो 0.00098765 कैन बी एक्सप्रेस एज 987.65 e⁻⁻⁶। अगर हम इसको सोल्व करें तो E की पावर नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्मॉल नंबर है। हियर द एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव। सो द डेसिमल पॉइंट इज़ मूव लेफ्ट टू द नंबर ऑफ द प्लेस इंडिकेटेड बाय द एक्सपोनेंट। इसलिए जो डेसिमल है वो कहाँ मूव हो गया, लेफ़्ट साइड में मूव हो गया, बिल्कुल ही एक्सपोनेंट्स के पार्ट से बिल्कुल लेफ़्ट मूव कर चुका है वो। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी प्रिंटेड आउट, अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करना है, प्रिंटेड आउट निकालना है उसका, तो प्रिंटेड आउट इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में उसको प्रिंट करवाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, परसेंटेज
ई का सिंबल हम यूज़ करेंगे इन द प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग। और अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है तो किसका यूज़ करेंगे, %f सिंबल का, ठीक है। द टू फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर इंटरचेंजेबल, ये दोनों जो फॉर्म है ये इंटरचेंजेबल है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, फ्लोट x लेंथ ब्रेथ और z, इसमें x लेंथ ब्रेथ और ये z ये सभी क्या है, वेरिएबल्स। और लास्ट वाला अगर हम स्टेटमेंट देखें तो z की हमने इस z वेरिएबल की हमने वैल्यू दी है। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल x लेंथ ब्रेथ एंड z विच कैन स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, इनकी वैल्यू हो सकती है। अब हम क्या देखेंगे, डबल टाइप नंबर। व्हेन द accuracy obtained by using a variable of type float is insufficient for the purpose at hand, it can be declared to be of type double। अगर मान लो एक्यूरेसी, फ्लोट में कुछ एक्यूरेसी हो बट वो इनसफिशियंट हो, किसके लिए, जो हमें चाहिए, इट कैन बी डिक्लेयर टू बी ऑफ टाइप, हम उसको क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल, इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑफ टाइप फ्लोट। फ्लोट टाइप के बजाय हम उसको क्या कर सकते हैं, एज अ टाइप डबल हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। द टाइप डबल प्रोवाइड अबाउट ट्वाइस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट फॉर द रिजल्ट। देखो डबल क्या करता है, टाइप डबल क्या करता है, हमें ट्वाइस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट के नंबर की ट्वाइस वैल्यू हमें देता है फॉर द रिजल्ट। अदरवाइज इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू टाइप फ्लोट। अदरवाइज बाकी सारे रिस्पेक्ट में जो डबल है वो फ्लोट के बिल्कुल सेम है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। अब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट हर कंप्यूटर के लिए, हर सिस्टम के लिए वेरी करती है, बट जनरली अ फ्लोट वेरिएबल, लेकिन ज़्यादातर फ्लोट वेरिएबल की कितनी होती है, 7 डिजिट होती है। अब डबल का क्या काम होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट के नंबर को ट्वाइस करके देना, तो डबल वेरिएबल कितना हो जाएगा, 16 या फिर 17 डिजिट। नंबर ऑफ टाइप फ्लोट एंड डबल आर ट्रीटेड आइडेंटिकली बाय द सिस्टम इन टर्म ऑफ कैलकुलेशन। फ्लोट और डबल जो टाइप है ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में। All floating point number are converted into double value automatically whenever they are used in any operation। जब भी ये फ्लोटिंग पॉइंट और ये डबल किसी भी ऑपरेशन में यूज़ होते हैं तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है ना। यूजिंग द टाइप फ्लोट सेम मेमोरी एज अ फ्लोट वेरिएबल टेक अप ओनली हाफ एज मच स्पेस एज अ डबल। अगर हम फ्लोट टाइप यूज़ करें तो उसके अंदर जो फ्लोट वेरिएबल्स होते हैं वो कितना मेमोरी लेते हैं, हाफ मेमोरी लेते हैं, एज मच एज स्पेस एज डबल, जितना की स्पेस डबल लेते हैं उससे हाफ लेते हैं। टू डिस्प्ले अ डबल वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए द फॉर्मेट करेक्टर %f कब यूज़ होता था, जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती थी, ठीक है ना। और %e जब हमें साइंटिफिक नोटेशन चाहिए, ठीक है। आर यूज सिमिलर टू एज यूज फॉर, जैसे कि फ्लोट में यूज़ होता है इसलिए सेम एज डबल में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। सम एग्जांपल देखते हैं हम। डबल वेरिएबल आर डिक्लेयर इन CR, डबल √1 √2 डबल z इज इक्वल टू 120.42। अब देखो d √1 √2 z ये सभी क्या है, वेरिएबल्स, और लास्ट स्टेटमेंट में हमें क्या मिला है, z की वैल्यू मिली है, ठीक है। बस इसमें यही लिखा हुआ है। वॉइड टाइप इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वॉइड टाइप होता है जो रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ डाटा टाइप, मतलब जिसके अंदर कोई डाटा ही ना हो, ठीक है ना। द वॉइड टाइप इज़ अ जेनेरिक टाइप विद नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाकी सभी क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब कई सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें डाटा टाइप में कई सारे डाटा टाइप होते हैं, उनकी कुछ वैल्यू होती है। इसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू 0 हो, नल हो, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वॉइड। द टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी वॉइड व्हेन इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, अगर उसकी कोई भी वैल्यू ना आए, ठीक है ना। Void can also the play of the generic type such that it can be used to represent any of the other standard type like int, char, float, double। जो void है वो क्या करता है, जेनरिक
टाइप रोल प्ले करता है, जेनेरिक मतलब किसी का भी रोल ले सकता है। दैट इज कैन बी यूज, इसलिए क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है एनी ऑफ द स्टैंडर्ड टाइप। कौन कौन से स्टैंडर्ड टाइप रिप्रेजेंट कर सकता है, इन, चार, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब क्वालिफायर देखते हैं। क्वालिफायर वो होते हैं जो नंबर की रेंज को एक्सटेंड करके दे हमें, मतलब बढ़ा के दे। अब इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। द वेरियस क्वालिफायर एसोसिएटेड विद द इंट टाइप इज अनसाइंड, साइन, शॉर्ट और लॉन्ग। देखो इंट टाइप मतलब इंटीजर के साथ कई सारे क्वालिफायर जुड़े होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, अनसाइंड, साइन, शॉर्ट और लॉन्ग। कौन कौन से क्वालिफायर होते हैं, अनसाइंड, साइन, शॉर्ट और लॉन्ग। अब इसको हम कैसे नेम ले सकते हैं, अनसाइंड इंट, मतलब इंट के साथ कौन सा क्वालिफायर जुड़ा हुआ है, अनसाइंड। साइंड इंट अगर हम बोल लें तो मतलब इसके साथ कौन सा क्वालिफायर जुड़ा हुआ है, साइंड, ठीक है ना, ऐसे इसको नेम लेते हैं। द यूजुअल मेमोरी स्टोरेज एसोसिएटेड विद द इंट नंबर, ज़्यादातर जो इंट नंबर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 16 बिट और 2 बाइट। द 16 बिट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर अप टू नेगेटिव। जो 16 बिट में है उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती है, नेगेटिव रेंज भी होती है। दिस इज़ द रेंज एक्सप्रेस्ड बाय साइंड इंट। और ये जो रेंज है वो एक्सटेंड हो सकती है साइंड इंट, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है और इसको सिंपल इंट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर नेगेटिव, जिसके वेरिएबल्स के अंदर, मतलब अब मान लो इंटीजर ले हैं, इंटीजर के वेरिएबल के अंदर अगर नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, तो उसके वेरिएबल की रेंज बढ़ाने के लिए हम कौन सा क्वालिफायर यूज़ करेंगे, साइंड। इसलिए इसको क्या बोला गया है, साइंड इट और सिंपली इंट नंबर बोला गया। आगे देखते हैं, वेन एवर वी यूज़ अ वेरिएबल विच कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू ओनली। लेकिन अगर कोई वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है, वी कैन एक्सटेंड द रेंज ऑफ इंट, हम इंट की रेंज मतलब इंटीजर की रेंज बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द क्वालिफायर अनसाइंड। कौन सा क्वालिफायर यूज़ करके, अनसाइंड। द अनसाइंड इंट कैन ओनली एज्यूम पॉजिटिव वैल्यू। जो अनसाइंड इंट है वो कौन सी वैल्यू को सिर्फ एज्यूम करता है, पॉजिटिव वैल्यू। एंड हैव रेंज फ्रॉम 0 टू, कहाँ से कहाँ तक की रेंज होती है इसकी, 0 to 65535। देयरफॉर फॉर नंबर इन्वॉल्विंग बोथ, इसलिए जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है उसके लिए कौन सा क्वालिफाई यूज़ होता है, साइन इंट। और अगर जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो उसके लिए कौन सा होता है, अनसाइंड इंट। ऑन वर्चुअली एवरी कंप्यूटर द टाइप इंट इज़ synonymous with either long int और short int। ज़्यादातर कौन कौन से यूज़ होते हैं, long int और short int। to have control over the size of integer the programmer, अगर हमें साइज़ कंट्रोल करना है इंटीजर का, मतलब वैल्यूज़ देनी है तो हमें लॉन्ग और शॉर्ट के बेस पे देनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। तो अगर हमें साइज़ कंट्रोल करना है इंटीजर का तो प्रोग्रामर को खुद ही डिसाइड करना है कि हमें कौन सा चूज़ करना है। ऑन मैनी कंप्यूटर इफ़ द क्वालिफायर लॉन्ग इज़ प्लेस्ड बिफोर द इंट डिक्लेरेशन, देखो इंट से पहले, अगर इंट से पहले लॉन्ग रखा जाए, द रेंज ऑफ द वेरिएबल इज़ द एसोसिएटेड वेरिएबल इज़ एक्सटेंडेड। उसके साथ जो वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। देखो इंट से पहले अगर लॉन्ग रख दिया तो उसका जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, उसकी क्या है, रेंज एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है ना। ये मेथड होता है करने का। द लॉन्ग इंट नंबर कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय चेंजिंग द कन्वर्जन स्पेसिफाई इन द प्रिंट कंट्रोल स्ट्रिंग टू परसेंटेज LD। इसका मतलब है लॉन्ग इंट नंबर कैन बी डिस्प्ले, जो लॉन्ग इंट नंबर है वो डिस्प्ले हो सकता है कैसे, बाय चेंजिंग द कन्वेंशन स्पेसिफाइड इन द प्रिंट कंट्रोल। जो प्रिंट कंट्रोल स्ट्रिंग में जो कन्वेंशन स्पेसिफाई हुई है उसको चेंज करके, किस में चेंज कर दे, 2% LD में अगर चेंज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इन नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले करने का मेथड है ये। सिमिलर टू लॉन्ग इंटीजर वी कैन डिक्लेयर इंटीजर एज शॉर्ट और शॉर्ट इंट। हम जैसे लॉन्ग में इंटीजर यूज़ कर सकते हैं तो शॉर्ट इंट भी यूज़ कर सकते हैं। दिस डिक्लेरेशन सेम मेमोरी, लेकिन जो शॉर्ट इंट की अगर डिक्लेरेशन करें तो वो क्या करेगी, मेमोरी को सेव करेगी, बिकॉज शॉर्ट इंटीजर टेक लेस मेमोरी देन
लॉन्ग वन, क्योंकि जो शॉर्ट इंटीजर हैं वो क्या करते हैं, लेस मेमोरी का यूज़ करते हैं देन द लॉन्ग वन। द ड्रॉबैक इज़ दैट द अलाउएबल रेंज ऑफ द वैल्यूज़ इज़ रिड्यूस। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर जो रेंज होती है वो छोटी होती है, सिर्फ ये इसकी ड्रॉबैक है। जो शॉर्ट इंट वेरिएबल शुड बी, इसलिए शॉर्ट इंट वेरिएबल कब यूज़ होना चाहिए, शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन अ स्मॉल रेंज ऑफ इंटीजर इज़ बीइंग यूज्ड, जब हमें शॉर्ट रेंज चाहिए हो इंटीजर्स की, ठीक है ना। इन द प्रीसीडिंग केस वी कैन ड्रॉप द वर्ड इंट विदाउट एनी लॉस ऑफ मीनिंग। अब देखो हमने लॉन्ग इंट लगाया था, इंट से पहले लॉन्ग, अगर हम इंट भी हटा दें तो भी कोई वैल्यू का मीनिंग का लॉस नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर अगर कोई भी डाटा टाइप ना लिखा हो, जैसे इंट हटा दिया, डाटा टाइप था, अगर हम इसको हटा दें तो वो इंटीजर ही बाय डिफ़ॉल्ट उसको चूज़ करेगा, ठीक है। देखो विदाउट एनी लॉस ऑफ मीनिंग सिंस, क्योंकि द डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट द वेरिएबल इज़ एज्यूम टू बी एन इंटीजर। जो वेरिएबल है x बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाएगा, इंटीजर ही माना जाएगा, अगर उसके आगे इंटीजर भी नहीं लगा होगा। दस द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी वैल्यूड। अब देखो लॉन्ग x अनसाइंड y अनसाइंड शॉर्ट z इज इक्वल टू 10, और उसके बाद वेरिएबल्स को हम वैल्यू दे सकते हैं। लॉन्ग अनसाइंड शॉर्ट, इसके आगे इंट नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग वही है सेम इंट के, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर क्या समझते हैं, अगर वेरिएबल के पीछे कोई नेम नहीं है तो वो इंटीजर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं करैक्टर्स का भी था, पहले इंटीजर फिर करैक्टर फिर डबल भी आता है, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे हम करैक्टर का, सेम है इसका भी। द क्वालिफायर साइंड और अनसाइंड में ऑल्सो भी अप्लाइड टू करेक्टर, ये दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं करेक्टर पे। द मेमोरी एसोसिएटेड विद चार क्या होती है, चार में क्या होती है 8 बिट और 1 बाइट हो सकती है। देयरफॉर द साइन चार रेंज फ्रॉम, इसलिए जो साइन चार होगी सिंपली तो वही होगी 2 8 रेज टू पावर 8 -1 2 -2 8 रेज टू पावर -1, वाइल द अनसाइन चार रेंज फ्रॉम, लेकिन अनसाइन जो उसकी रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक होगी 2 रेज टू पावर 8 -1। सिमिलरली यूजिंग द क्वालिफायर लॉन्ग बिफोर डबल, अगर डबल से पहले बिफोर ले तो डबल की भी जो रेंज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन कहाँ तक इंक्रीज़ हो जाएगी 80 बिट तक। द डबल कैन एड्रेस नंबर फ्रॉम 1.7e 308 to 1.7e + 308 यूजिंग द क्वालिफायर लॉन्ग। अगर हम क्वालिफायर लॉन्ग यूज़ करें, द रेंज कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी 3.4e -4932 टू 1.1e + 4932, ये रेंज आ जाएगी उसकी, ठीक है। द साइज एंड रेंज ऑफ वेरियस डाटा टाइप फॉर 16 बिट मशीन आर शोन इन, 16 बिट मशीन के लिए नीचे सारे डाटा दिए आप देख लेना, ठीक है ना। देखो इंटीजर करैक्टर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के लिए दिए हुए हैं और वॉइड के लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमें पता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऑल द वेरिएबल टू बी यूज्ड इन प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर, उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी है बिफोर देयर यूज इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले। एग्जांपल देखते हैं इंट xy फ्लोट z, जो z को है वेरिएबल डिक्लेयर किया गया फ्लोट, और xy को क्या कहा गया इंट, मतलब इंटीजर से रिलेटेड है वो। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट, द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी, इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और एन इंटीजर। इंटीजर और वेरिएबल को ये वैल्यू देने में काम आती है, ठीक है ना। वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल नंबर इज इक्वल टू 7, यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर एक वेरिएबल है जिसको क्या वैल्यू दी गई है 7, 7 क्या एक इंटीजर, तो इसको इंटीजर वैल्यू 7 दी गई है। असाइन द वैल्यू 7 टू द वेरिएबल नंबर, इट मीन्स दैट द इंटीजर वैल्यू 7 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर द सिंबलिक नेम नंबर। इसका मतलब क्या है, जो इंटीजर वैल्यू 7 है वो किसके लिए स्टोर हो जाएगी, सिंबॉलिक नेम नंबर के लिए यूज़ हो जाएगी, ठीक है ना। द वेरिएबल अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन के लेफ्ट साइड अपीयर होता है विच इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, हम इसको क्या कह सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट इज़ अ डायनामिक इंस्ट्रक्शन दैट इज़ इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। असाइनमेंट इज़ अ डायनामिक, जो असाइनमेंट है इसकी जो क्या है ये डायनामिक इंस्ट्रक्शन है,
इसके पास इफ़ेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है, चेंज करने का वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने का। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टेक द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन। इसका मतलब है कि अगर हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो ले, टेक द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन एंड स्टोर इट, और उसको स्टोर कर दे इन द वेरिएबल स्पेसिफाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन। इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल स्पेसिफाई है उसके अंदर स्टोर कर दें। तो मतलब सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, राइट साइड की वैल्यू लेंगे, जिसको हम किस में स्टोर करेंगे, लेफ्ट साइड वेरिएबल स्पेसिफाइड जो हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना। इफ़ द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन वर, मान लो लेफ्ट राइट जो राइट साइड है क्या हो ऑफ द एक्सप्रेशन, कौन कौन से है, 3 + 6, द कंपाइलर वुड एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन रिड्यूस इज टू द सिंगल नंबर, वो सिंगल नंबर क्या दे देगा, 9, एंड देन स्टोर द रिजल्ट इन टू द वेरिएबल नंबर। मतलब राइट साइड पे तो हमारे नंबर्स 3, 6 उनको प्लस करके 9 दे देगा, जिसको हम स्टोर करेंगे लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल स्पेसिफाई हुआ है। हमारे लेफ्ट साइड में वेरिएबल कौन सा स्पेसिफाई हुआ है, नंबर, ठीक है ना। इट शुड बी नोटेड, ये भी नोट करना चाहिए कि अगर राइट साइड में लेफ्ट साइड में 2 वैल्यूज़ दी हो, मतलब ओनली 1 वैल्यू वेरिएबल अलाउड है लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे देखो a + b 2 वेरिएबल्स दे दी है जो कि अलाउड नहीं है। इट शुड बी नोटेड दैट ओनली 1 वेरिएबल नेम अपीयर ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन, इक्वल साइन के लेफ्ट में एक ही वैल्यू वेरिएबल होना चाहिए। अ स्टेटमेंट सच एज दिस मे बी परफेक्टली वैलिड इन अलजेब्रा, ये अलजेब्रा में वैलिड है बट नॉट इन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे यूजर्स डिफाइन डाटा टाइप। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक है, चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद ही मतलब चैप्टर प्रोसीड कर सकते हैं, उससे पहले तो बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी, मतलब इन सबकी डेफिनेशन थी, लेकिन ये चैप्टर बेसिक है कि कैसे वर्क होता है कैसे नहीं। तो हम समझते हैं यूजर्स टाइप डाटा टाइप क्या होता है। सबसे पहला हम पे 2 थे ना, टाइप डेफ था और एक एनम था। सबसे पहले देखेंगे हम टाइप डेफ। सी स्पॉट अ फीचर टू डिफाइन एंड आइडेंटिफायर दैट वुड रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप। हमें पता है एग्जिस्टिंग डाटा टाइप को सी के पास एक फीचर है, किस लिए, ताकि वो एक आइडेंटिफायर पा सके, किसके लिए, एग्जिस्टिंग डाटा टाइप के लिए। मतलब हम पे एक ऑप्शन है, अगर हमें डाटा टाइप पहचान में नहीं आते तो हम उसको खुद ही नेम दे सकते हैं। मतलब उसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर दे सकते हैं ताकि हमें वो पहचान में आ सके, ठीक है ना। आइडेंटिफायर दैट वुड रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल देखते हैं टाइप डेफ। टाइप डेफ हमने यूज़ किया तो मतलब इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है। मतलब इंट को हमने एग्जिस्टिंग डाटा टाइप क्या हमारा इंट, इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, हमने मान लो इसको दे दिया नेम इंटीजर, ताकि ये हमें आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब अगर हमें ये तो पता ही है इंट को इंटीजर बोलते हैं, ये तो एग्जिस्ट है कि आइडेंटिफाई पहले से ही है। अगर हमें अपनी सुविधा के हिसाब से अगर हमें इसको कुछ और नेम देना है तो यही है कि टाइप डेफ का यूज़ यही है कि अगर हमें इंटीजर की जगह कुछ और देना है ताकि हम कुछ इसे समझ सके, ठीक है ना। यूजर्स देखो, द यूजर्स डिफाइन डाटा टाइप आइडेंटिफाई कैन लेटर बी यूज टू डिक्लेयर वैल्यू। मान लो इंट और इंटीजर, ये तो हमें पता है कि इंट को हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर, ठीक है ना। अब मान लो हमें इंट को जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है उसको हमें आइडेंटिफायर देना है, मतलब कोई भी ऐसा नेम जो हमें बाद में अच्छे से समझा सके कि क्या है, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है इंट, तो इंट की जगह हमने क्या लिख दिया, टाइप लिख दिया और उसको कॉलम्स में इसको बंद कर दिया। अब मान लो हमने इसको नेम दे दिया आइडेंटिफायर, हमें इसका नाम इंटीजर नहीं चाहिए, हमें इसका नेम आइडेंटिफायर चाहिए, ठीक है ना। तो टाइप क्या है, एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, और आइडेंटिफायर यूजर्स डिफाइन डाटा टाइप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वेयर टाइप रेफर टू एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप एंड आइडेंटिफायर रेफर टू एन न्यू नेम गिवन टू द एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, जो कि नेम दिया गया है एग्जिस्टिंग डाटा टाइप को। द एग्जिस्टिंग डाटा टाइप में बिलोंग टू एनी क्लास ऑफ द डाटा टाइप। जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है वो किसी भी क्लास से हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, किसी से भी, लेकिन जो हमने नेम दिए वो भी हमारी मर्जी से होगा, ठीक है ना।
टाइप डेफ जस्ट क्रिएट अ न्यू नेम फॉर द एग्जिस्टिंग टाइप। वो ना इंट और फ्लोट को न्यू नेम देगा। इंट टाइप है, फ्लोट टाइप है, इनको न्यू नेम देगा, बल्कि वो उसका टाइप थोड़ा चेंज करेगा। इंट से उसका कुछ और डाटा फ्लोट थोड़ा लिख सकता है, वो इंट की जगह फ्लोट थोड़ा डाल सकता है, टाइप थोड़ा चेंज कर सकता है, वो सिर्फ उसका नेम चेंज कर सकता है। इसलिए टाइप डेफ जस्ट क्रिएट अ न्यू नेम फॉर एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू टाइप। वो एक न्यू टाइप क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक न्यू नेम क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल, टाइप डेफ इंट को हमने मान लो क्या नेम दे दिया, मंथ, ठीक है ना, और फ्लोट को क्या नेम दे दिया, प्रिंसिपल। इन दिस स्टेटमेंट मंथ स्टैंड फॉर इंट, जो इसके अंदर मंथ है वो किसको दर्शाता है, इंट को, और प्रिंसिपल किसको दर्शाता है, फ्लोट को। दे कैन बी लेटर यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल। अब देखो हमें क्या मिल गया, डाटा टाइप मिल गया। डाटा टाइप हमने बस नेम चेंज कर दिया, तो मंथ तो हमारा डाटा टाइप ही है, तो मंथ और प्रिंसिपल डाटा टाइप है। अब इसके वेरिएबल्स होंगे, मंथ 1, मंथ 2, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2। अब ये सारे हमारे क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है ना। द वेरिएबल मंथ 1 एंड मंथ 2 आर इंट वेरिएबल, एंड प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2 आर फ्लोट वेरिएबल। The main advantage of type def is that we can create meaningful data type name for increasing the reliability of the program। बस मेन एडवांटेज क्या है टाइप डेफ की, क्योंकि ये मतलब मीनिंगफुल डाटा टाइप का एक नेम दे देता है, जो कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। मतलब प्रोग्राम को हम इजीली रीड कर पाए, उसकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है ना। वेरिएबल डिफाइन यूजिंग डाटा टाइप डेफ ओबे द सेम रूल एज ऑर्डनरी वैल्यू। बाकी सब इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वही सेम रूल अप्लाई होता है। सो इफ़ एनी वन इज़ डिफाइंड इन अ फंक्शन, इट इज़ रिकॉग्नाइज ओनली विद इन द फंक्शन। अगर कोई हमने फंक्शन डिफाइन की है तो सिर्फ उसकी वैल्यू उसी फंक्शन के अंदर लिमिटेड हो जाती है, ठीक है ना। अब लास्ट हम देखेंगे एनम डिक्लेरेशन क्या होता है। इसके अंदर हमने क्या कहा था पिछले वाले में, टाइप डेफ में हमने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है उसको हमने नेम देना है, ठीक है ना। अब और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एनम एक टाइप है, एनम ही एक डाटा टाइप है जिसको हम नेम दे सकते हैं और उसके वेरिएबल्स होते हैं। अनदर यूजफुल यूजर्स डाटा टाइप इज़ एन्यूमरेटेड डाटा टाइप प्रोवाइडेड बाय ANSIC स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, यूजफुल यूजर्स डिफाइंड डाटा टाइप इज़ एन्यूमरेटेड डाटा टाइप है, ठीक है ना। द आइडेंटिफायर इज़ द यूजर्स डिफाइन एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। अगर हम इसके अंदर देखें, जो आइडेंटिफायर है वो किसको नेम दिया गया है, एन्यूमरेटेड डाटा टाइप को नया नेम देगा, विच कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा और हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आफ्टर डेफिनेशन वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल टू बी ऑफ दिस न्यू टाइप एज फॉलो। मान लो हमने वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू n दे दी। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n। अब अगर हम देखें दीज एन्यूमरेटेड वेरिएबल्स वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू n सो ऑन, वैल्यू n कैन हैव ओनली वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द रेंज। अब इस रेंज में से वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n की रेंज में से जो ऊपर वाले वेरिएबल्स है v1, v2 और vn, इनकी वैल्यूज़ आ सकती है। मान लो v3 है, उसकी वैल्यू हमने क्या दे दी है, वैल्यू 1, और v1 को हमने क्या वैल्यू दे दी है, वैल्यू 5। अब एग्जांपल देखते हैं। एनम एन्यूमरेटेड डाटा टाइप को हमने क्या नेम दे दिया है, डे। अब उसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स मान लिए हमने मंडे, ट्यूसडे, संडे, ठीक है ना। और एनम डे, वर्क डे और वीक डे। अब ये दो थे ना, जैसे इसके अंदर वैल्यू 1 थी, वैल्यू 2 थी, वैल्यू n, इसको हम मान लिया मंडे, ट्यूसडे, संडे। और v1, v2, vn को हमने क्या मान लिया, वर्क डे और वीक डे, ठीक है ना। अब वर्क डे को क्या वैल्यू दी गई है, वर्क डे क्या हमारा वेरिएबल है जिसको हमने क्या वैल्यू दी है, मंडे। अब देखो सॉरी, हियर डे इज़ अ यूजर्स डिफाइन एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। हमें पता है डे क्या है, एन्यूमरेटेड डाटा टाइप हमने डिफाइन किया है, कॉल्ड डेज। वर्क डे एंड वीक डे आर 2 वेरिएबल। हमें पता है वर्क डे और वीक डे भी 2 वेरिएबल है ऑफ डाटा टाइप डे। दस दे कैन होल्ड वैल्यू, और वो कहाँ से वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, जो ऊपर वैल्यू 1 जैसे हमने दी थी, मंडे, ट्यूसडे,
टू संडे तक हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं। द वेरिएबल वर्क डे एंड वीक एंड आर असाइंड वैल्यू मंडे एंड सैटरडे। अब इनको क्या वैल्यू असाइन हुई है, मंडे और सैटरडे। द सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू ऑल एन्यूमरेटेड कांस्टेंट इन अ सीक्वेंस। अब हमें पता होना चाहिए कि जो एन्यूमरेटेड कांस्टेंट कौन से होते हैं। कांस्टेंट कौन से होंगे, जो उसकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना। अब वर्क डे, वीक डे तो हमारे वेरिएबल्स हैं। अब वर्क डे और वीक डे को हम कौन सी वैल्यूज़ दे रहे हैं, मंडे और क्या दी थी हमने, सैटरडे दी थी, ठीक है ना। मंडे और सैटरडे क्या हो गया हमारी फिर वैल्यू, मतलब वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वैल्यू दे दी है। तो मतलब एन्यूमरेटेड कांस्टेंट क्या हो गए हमारे, मंडे और सैटरडे। अब उसने क्या कहा है, जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उनको वैल्यू दे देगा, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 to 1, ठीक है ना। मान लो एन्यूमरेटेड कांस्टेंट जो भी है फर्स्ट, लेकिन उसको वैल्यू क्या मिलेगी, 0, ठीक है ना। तो मतलब द एन्यूमरेटेड कांस्टेंट वैल्यू 1, जो वैल्यू 1 है उसको असाइन क्या होगी, वैल्यू 0। देखो V3 को हमने क्या दी थी, वैल्यू 1। वैसे ही मंडे वीक डे को हमने क्या वैल्यू दी थी, मंडे। तो यहाँ पे मंडे और वैल्यू 1 को, दोनों को वैल्यू क्या दी जाएगी, 0, ठीक है ना। और इसमें इसको क्या वैल्यू दे दी है, नेक्स्ट वाले को वैल्यू 2 इज असाइंड 1। यहाँ पे वैल्यू 1 को क्या असाइंड हुई है, 0, और वैल्यू 2 को असाइंड क्या हुआ है, 1 हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन ऑल्सो ओवरराइड दीज ऑटोमेटिकली असाइनमेंट बाय असाइनिंग वैल्यू explicitly to the enumerated constant। फॉर एग्जाम्पल एनम डे क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे को क्या वैल्यू दी गई है, 2, और सो ऑन संडे को हमने क्या वैल्यू दी गई है, 10। हमने मान लिया कि ये सारी है। इन द बोथ स्टेटमेंट एग्जाम्पल है, द कॉन्स्टेंट मंडे हैज़ वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट मंडे है उसको वैल्यू क्या दी गई, 0। ट्यूसडे हैज़ बीन असाइन वैल्यू 2, और वेडनेसडे को क्या वैल्यू दी गई है, ऐसे ही वेडनेसडे को क्या दी जाएगी, 3, और सैटरडे को हमें क्या दी जाएगी, 6, और संडे को इसमें दिख ही रही है कि क्या दी गई है, 10। दस द वेरिएबल वर्क डे हैज़ द वैल्यू 0, क्योंकि मंडे थी, उसकी वैल्यू क्या थी, देखो वर्क डे की मंडे थी और मंडे की इसमें क्या है, 0, इसलिए वर्क डे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और वीक डे एंड क्या था हमारा, 6 था, और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो वीक एंड की वैल्यू क्या होती है, 6 आ रहा है, ठीक है ना। द डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द एन्यूमरेटेड वैल्यू कैन ऑल्सो बी कंबाइंड इन वन स्टेटमेंट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनम डे हमारा वेरिएबल कहाँ आएगा, वर्क डे, और वीक एंड यहाँ पे आ जाएगा, और जो उसकी वैल्यूज़ है वो ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है ना। बस आज हम इस तरह ही करेंगे, बाकी जो भी बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज़।